हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स। ये क्विक रिवीजन है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक हैं तो ये रिवीजन आपको काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, reporting, communicating accounting information to accounting users। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आइडेंटिफाई करना, कौन सी ट्रांजेक्शंस को लिखना है, फिर उनको मेजर करना, करेक्ट, मेजर करना, फिर क्या करेंगे हम मेजर करने के बाद उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना टू द अकाउंटिंग यूजर्स। तो जब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स की तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल है इसका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। आप लिख लीजिएगा इसको। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न सेज दैट द बिजनेस विल रन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट विल रन फॉर indefinite period of time. We assume, what we do, we assume that it will run for longer duration of time, that it will run for infinite period of time. We never think for कि वो नेक्स्ट डे बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? गोइंग कंसर्न। उसके बाद है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने रूल्स, अपने मेथड्स में जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, कर लीजिए चेंज, पर थोड़ा लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। इसका अगर करेंगे तो क्या होगा? कंपैरिजन मुश्किल होगा, कंपेयर नहीं कर पाओगे आप अपने रिजल्ट्स को किसी दूसरी फर्म के रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। आपका कोई रूल है, उनका कोई दूसरा रूल है। दूसरी बात, आप अपने ही रिजल्ट को अपने पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? हमें अपने रूल्स और मेथड्स को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। एक आपका है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स वी शुड राइट इट irrespective of the fact whether the cash is received or not, cash is paid or not. That means all cash and credit transactions both has to be recorded. That is what called accrual concept. उसके बाद आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? कोई बताएगा मुझे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को ऑनर से अलग माना जाएगा। वी विल अज्यूम दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। तभी हम कहते हैं जब ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया तो बिजनेस क्या बोलेगा? कैपिटल। और ये फर्म की लायबिलिटी है। आपने कहा मालिक और फर्म तो एक ही है, बट वी अज्यूम कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। तो जब मालिक पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और जब वो विड्रू करेगा तो क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें केवल वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। लाइक देयर आर टू पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर इन द बिजनेस, तो इट इज नॉट ए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। They are just talking to each other. They are fighting with each other till the time there is no loss. We will not write it. Okay, fight में कुछ नुकसान हो जाता है तो that we will write. But if there is no loss, we will not write. So only monetary transactions, only those transactions we will write in the book of accounts which can be measured in terms of money. Next is आपका accounting period concept. लिख लीजिएगा आप इनको, accounting period concept. Accounting period concept क्या कहता है कि हम अपने पूरी लाइफ को, बिजनेस की पूरी लाइफ को स्मॉल क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस, द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लास इंटरवल्स, यूजुअली ऑफ 1 ईयर, यूजुअली ऑफ 1 ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April till 31st of March। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? The whole life of the business is divided into small class intervals. One interval will be of 1 year starting from 1st of April till 31st of March। तो आपने कहा सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आपने सोचा कि भी जब मेरा बिजनेस बंद होगा हम तभी चेक करेंगे कि हम प्रॉफिट्स में और लॉस में, we will check our profits or losses the time when we will shut down, our business will be shut down, then it will be too late. So every year we have to stop for the moment and to check whether we are into profits or into losses। नेक्स्ट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपनी एसेट्स को जिस रेट पे एक्वायर किया है उसी रेट पर अपनी बुक्स में दिखाना है, चाहे उसकी आज वैल्यू ज्यादा हो या कम हो। मान लीजिए बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी थी,
आज से 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू लैक्स में खरीदी थी, करोड़ में है, पर बुक्स में वो लैक्स में ही दिखाई देगी। आपने कहा सर अगर वो करोड़ में है तो करोड़ लिखना चाहिए, नो डाउट लिखना चाहिए, पर हम तब लिखेंगे जब वो सेल होगी। टिल द टाइम वो बुक बिजनेस में ही है, हम उसको उसी रेट पर क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है उसी रेट पर दिखाना है जिस रेट पे एक्वायर किया था। क्लियर? दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब जो बुक्स में एसेट्स दिखाई दे रही है वो एक्चुअल पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, वन विल बी डेबिट, वन विल बी क्रेडिट, एंड डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। एक अकाउंटिंग विषय में आपने करा भी होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप ये जानना चाहते हैं ऐसा होता क्यों है? हमने उसको एक मशीन की भांति क्वेश्चन को कर लिया, जस्ट लाइक ए मशीन वी डिड द क्वेश्चन, बट वी हैवंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। से फॉर एग्जांपल यू आर द ओनर एंड यू पुट द मनी इनटू द बिजनेस, so cash will be asset and the capital will be liability, so both are equal, so that means your capital is in the form of cash। अब आपने कहा कैश से मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो आधा कैश से फर्नीचर खरीद लिया, आधा कैश मेरे पास है, तो नाउ योर कैपिटल इज डिवाइड टू टू पार्ट्स, वन इज कैश, वन इज फर्नीचर, बट बोथ विल बी इक्वल टू कैपिटल। क्लियर? तो एवरी ट्रांजेक्शन इज हैविंग टू एस्पेक्ट्स। से यू बॉट फर्नीचर, so if the furniture is coming in, the cash is going out, so that means it has two aspects। क्लियर? नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आता है और क्लास 12th में भी काफी हेल्प आपको करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हमें एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिखना चाहिए। वी शुड राइट आर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट वी शुड इग्नोर द एक्सपेक्टेड गेन्स। हमें क्या करना चाहिए बताइए जल्दी से? हाँ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हमें इग्नोर करना है और एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिखना है। जैसे प्रोविजन फॉर आउटलेट्स, हमें लगता है कुछ पैसा डूब जाएगा, लगता है, तो आप उसको अपना मान लीजिए डूब गया और अपने प्रॉफिट्स को कम कर लीजिए। आपने कहा सर नहीं डूबा तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर? तो एक्सपेक्टेड लॉसेस को क्या करना है, जल्दी बोल दीजिए मुझे। लिखना है और एक्सपेक्टेड गेन्स को क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म, मैंने बता दिया। एक है फुल डिस्क्लोजर। व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? वो ये कहता है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन बुक्स में लिखनी चाहिए, चाहे वो रिलीवेंट हो चाहे लेस रिलीवेंट हो, हमें लिखनी चाहिए। दैट मीन्स ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग ट्रांजेक्शंस वी शुड राइट इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। वी शुड नॉट लीव even a smallest transaction, that is means full disclosure। हमें सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। पर इसी का एक और उल्टा प्रिंसिपल है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी क्या कहता है कि हमें केवल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को ही क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को ही लिखना है। तो ये इसका जस्ट रिवर्स है। तो फर्म दोनों तो फॉलो करेगी नहीं, मटेरियलिटी करती है तो इंपॉर्टेंट को लिखेगी, लेस इंपॉर्टेंट को, इररिलेवेंट को छोड़ देगी, और फुल डिस्क्लोजर फॉलो कर रही है तो सारी ट्रांजैक्शंस को लिखेगी। क्लियर? तो ये मैंने आपसे कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रटने की कोशिश करते हैं, क्रैम आउट करते हैं, पर मेरा मानना है कि इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कैश बुक, कैश बुक, और इधर बात हम करते हैं किसकी, पासबुक। तो जो कैश बुक होती है, आप नोट कर लीजिएगा, कैश बुक का जो डेबिट होता है वो फेवरेबल होता है, फेवरेबल बैलेंस, और जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल। क्लियर? डेबिट फेवरेबल, क्रेडिट अनफेवरेबल, और पासबुक में क्या हो जाएगा, हाँ, क्रेडिट फेवरेबल और डेबिट अनफेवरेबल। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक चैप्टर करा होगा कैश बुक। उस कैश बुक में दो कॉलम होते थे, एक कैश का और एक बैंक का। तो हम उस कैश बुक के कौन से कॉलम की यहां बात कर रहे हैं, बैंक कॉलम की। कैश बुक के कौन से कॉलम की बात हो रही है, बैंक कॉलम की। और एक बात हो रही है पासबुक की। आपने कहा सर ये पासबुक क्या होती है? पासबुक एक्चुअली एक बुक होती है जिसको बैंक मेंटेन करता है। किसको, कौन मेंटेन करता है, बैंक। रहती हमारे पास है। आपने कहा सर बैंक कैसे मेंटेन कर देगा जब मेरे पास रहती है? मैं टाइम टू टाइम जब बैंक को विजिट करता हूं तो उस पासबुक को बैंक को बोल देता हूं कि इसमें एंट्री कर दीजिए, तो वो उस पासबुक को अपने प्रिंटर के अंदर लगा देते हैं और वहां से वो ट्रांजैक्शंस प्रिंट होके बाहर आ जाती हैं। तो इसका मतलब वो रहती तो मेरे पास है पर उसमें एंट्री किसने की,
बैंक ने, क्लियर, रहेगी मेरे पास। और आपने कहा फिर वो कैश बुक, कैश बुक तो मेरे पास ही रहती है। तो मुझे क्या करना है, अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है। आपने कहा सर जरूरत क्या है, बताता हूं जरूरत क्या है। मान लीजिए आपकी डायरी है एक, मान लीजिए आप कैश बुक मेंटेन नहीं करते, आप एक डायरी में लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं, मेरे मन में चल रहा है कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए हैं। बैंक से मैसेज आया कि आपके बैंक में अब 12,000 रुपए हैं, 12,000 रुपीज है। नाउ यू वांट टू चेक, आप जानना चाहते हैं कि 2,000 रुपए आए कहां से हैं। देन यू आस्क द बैंक, यू सॉ द एंट्रीज इन द पासबुक, आपको पता चला आपके एक कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा डाल दिया है। आप अपनी कैश बुक में क्या करने वाले हैं, आप मुझे बता दीजिए, आप अपनी डायरी में क्या लिखने वाले हैं। 2,000 ऐड करेंगे या लेस करेंगे? और यही बीआरएस है, एक्चुअल में देखा जाए तो यही बीआरएस है। बीआरएस को हर कोई करता है, मैं रिपीट कर देता हूं, बीआरएस को एक साइंटिस्ट भी करेगा, एक डॉक्टर भी करेगा, एक इंजीनियर भी करेगा, और एक आपका बिजनेसमैन भी करेगा, आप लोग भी करेंगे, और हर वो पर्सन करेगा जिसका बैंक अकाउंट है। क्योंकि पैसे के मामले में हर कोई इंटेलिजेंट बन जाता है और हर कोई बीआरएस कर रहा है। तो बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जिसको केवल अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को, चैप्टर को केवल समझना, बस दैट्स इट। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने बैंक को एक ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि यार देखो मेरा बिजली का बिल पे कर देना, मुझसे पूछना मत, पे कर देना। मैं ये बात बोल के बैंक को भूल गया, मेरे बैंक में 10,000 थे, अब मेरे बैंक में 9,000 है। नाउ आई एम वरीड अबाउट व्हाई 9,000 इन माय बैंक अकाउंट। देन I asked my bank, I checked my passbook, then I came to know, okay, that is electricity payment by the bank. What I will do in my cash book? Less. How much? 1,000. So that is what called BRS I am doing. I am just matching them, reconciling them. Reconciling means matching. That's it. So how to solve the question? When I will start my question, I will write bank reconciliation statement एज ऑन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एज ऑन किस डेट पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें कई तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, प्लस माइनस से मैं सोल्व कर रहा हूं और वो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। तो प्लस आइटम एंड माइनस आइटम्स, ओके, माइनस आइटम्स, क्लियर, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स, एंड हियर इट इज पर्टिकुलर्स, और ये रुपीज एंड दिस इज ऑल्सो रुपीज, ओके। तो जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और या फिर ऐसे नहीं लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा होगा, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिखा होगा, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इन चार में से कोई एक होगा, या तो ये या ये या ये या ये। अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस में लिखिए, डेबिट बोल दिया, डेबिट फेवरेबल होता है तो डेबिट लिख दिया तो भी प्लस में लिखिए, क्रेडिट बोल दिया तो माइनस के कॉलम में लिखिए, यहां माइनस साइन लगाना नहीं है, केवल इसके कॉलम में लिखना है। और अगर ओवरड्राफ्ट लिख दिया कैश बुक का तब भी आपको माइनस में ही लिखना है। तो ये चारों नहीं आएंगे, इन चार लाइनों में से कोई एक लाइन ही होगी हमेशा, इससे अलावा और कोई लाइन नहीं होती। तो जब इन चार लाइनों में से कोई एक लाइन मैंने लिख दी तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन को कैश बुक से चालू कर रहा हूं तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, पासबुक। तो मेरा टारगेट क्या हो गया, बैलेंस एज पर पास बुक, क्लियर, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, मुझे केवल ये देखना है कि मेरा जो टारगेट है वो अप है या डाउन है, ठीक। चलो मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां लिखा कैश बुक, यहां लिखा पासबुक, डन, कैश बुक एंड पासबुक। अब अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि हमारा जो
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट था, ये हमें मालूम है। अब हमने बैंक में चेक जमा किए, हमने क्या किए, चेक जमा किए, तो क्या होगा बताइए, अगर हम चेक जमा करेंगे तो हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी, बोलो, कैश बुक अप हो जाएगी। जब हम चेक बैंक में जमा करेंगे, जब चेक हम बैंक में जमा करेंगे तो हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे, पर क्या बैंक में पैसा आया, नहीं आया, तो बैंक हमारा कहां है, वहीं का वहीं है, जितना था उतना है। पर मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, मैंने चेक बैंक में जमा किए पर बैंक में पैसा अभी आया नहीं है, क्लियर नहीं हुआ चेक, अभी टाइम लगेगा। और जिस डेट को मैं ये बीआरएस बना रहा हूं एक कागज पे, उस दिन की क्या पोजीशन है, मेरा कैश बुक अप है और मेरा बैंक वही का वही है जहां था, तो मेरा टारगेट क्या है, बैंक मतलब पासबुक, मेरा पासबुक टारगेट है, तो मेरा बैंक अप है या डाउन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए लेस, मतलब मुझे को उसे कहां लिखना है, लेस के कॉलम में, कहां लिखना है, लेस के कॉलम में। क्लियर हुआ। तो एक और सिचुएशन में आपको देता हूं, मान लीजिए हमने चेक इशू किया, क्या किया हमने, चेक हमने इशू किया। देखो आप अगर मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं कि ये मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इसको हमने ले लिया अपना कैश बुक और इसको हमने ले लिया पासबुक, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कैश बुक, राइट हैंड साइड पासबुक, ये यहां पे थे। तो जब हम चेक इशू करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को डाउन कर देंगे। हमने किसी को चेक दिया पर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट का मतलब है उस पर्सन ने, जिस पर्सन को हमने चेक दिया उसने वो चेक अपने बैंक में नहीं भेजा और मेरे बैंक से पैसा कट नहीं हुआ, तो मेरा बैंक वहीं का वहीं है, तो मेरा बैंक अप है या डाउन है, मतलब पासबुक अप है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी कैश बुक को भी अप करना चाहिए, मतलब प्लस। तो उस केस में मैं कहां लिखूंगा, प्लस में। क्लियर, समझ में आया। अच्छा बैंक चार्जेस बताइए, अगर बैंक चार्जेस लग जाते हैं तो मेरा बैंक अप है डाउन है, बैंक, तो कहां लिखोगे आप, माइनस में, कहां लिखोगे, माइनस में। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि बैंक में किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, अप, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैश बुक को प्लस। क्लियर, तो आपको रिकॉल हो गया ये। तो मुझे क्या करना है, केवल यहां पे ट्रांजेक्शन लिखना है, जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, कोई एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे यहां मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, ठीक है, देखिए केवल बेसिक पर्पज आपका है, वैसे आपको चैप्टर आता है, आपको केवल समझना, रिकॉल करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, कहां लिखेंगे जल्दी बोलिए, प्लस में। दिस इज 1,54,300, 1,54,300। क्लियर, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब मुझे बताना है आपको, लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कह सकते हैं। बताइए मेरा बैंक अप है या डाउन है, जल्दी बोलिए, सोचिए। हमने तो बैंक में चेक जमा किया पर बैंक में पैसा आया नहीं है और मेरा टारगेट क्या है, बैंक, तो मेरा बैंक क्या है, अप है या डाउन है, डाउन है, क्योंकि कैश बुक तो हमने बढ़ा दी है पर बैंक में पैसा आया नहीं है, तो बैंक डाउन है। तो कहां लिखेंगे हम इसको, माइनस में। दैट कम्स 75,450, 75,450। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जब हम चेक इशू करा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करेंगे बोलो। अब चेक हमने तो इशू कर दिया पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जब हम चेक इशू करते हैं तो हम अपनी कैश बुक को डाउन कर देते हैं, अपनी बुक्स को डाउन कर देते हैं, पर बैंक से पैसा डाउन नहीं हुआ, तो मेरा बैंक अप है डाउन है, सोचिए। देखिए जब हम चेक इशू करते हैं तो ये मान लीजिए मेरा कैश बुक है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरा क्या है, पासबुक। तो जब हम चेक इशू करेंगे तो हम अपने बैंक को क्या कर देंगे, डाउन, बैंक तो डाउन हो गया, पर मेरा क्या है, मेरा जो पासबुक है वो वही का वही है, तो मेरा बैंक अप है डाउन है, सोचो। डाउन कहां है, अप है, ये पासबुक है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये मेरा कैश बुक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, पासबुक है। तो जब मैं किसी को चेक दूंगा तो मैं अपनी कैश बुक को क्या कर दूंगा, डाउन, पर बैंक से तो पैसा कट नहीं हुआ है, तो मेरा बैंक वहीं का वहीं है, तो मेरा टारगेट है बैंक और बैंक अप है, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस। क्लियर, तो ऐड में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, कितना अमाउंट है, दिस कम्स 80,760,
80,760। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस बताइए, बैंक चार्जेस जल्दी से बोल दीजिए, आसान है क्योंकि मेरा बैंक डाउन है, तो मेरा बैंक डाउन है तो हम भी डाउन कर देंगे 1135। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट बोलो जल्दी से क्या करेंगे, डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस, क्योंकि मेरा बैंक अप है तो दैट कम्स 135,200, 135,200। क्लियर। नेक्स्ट इज आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, तो मेरा बैंक अप है डाउन है, तो डाउन है तो हम क्या करेंगे माइनस, तो दिस कम्स 15,400, 15,400। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया तो मेरा बैंक क्या हो गया अब, तो प्लस में लिखेंगे हम, दैट कम्स 1,000। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कौन सा साइड बड़ा है, ठीक है, कौन सा साइड बड़ा आपको दिख रहा है, प्लस साइड, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 155,300, 154,300 प्लस 80,760 प्लस 135,200 प्लस 1,000, इट कम्स 371,260, 371,260। और इसमें से माइनस कर देते हैं, अच्छा उस साइड का टोटल कितना है उसमें से लेस कर देते हैं, 371,260 माइनस 75,450 माइनस 1135 माइनस 15,400, तो इट कम्स 279,275, ये बिल्कुल सही है। तो आपको सबसे पहले जो साइड बड़ा है, लिसन, अरे सुनिए, जो साइड बड़ा है उसको दोनों साइड लिखिए 271,260 और इसमें से इनको माइनस कर दीजिए, इन सबको माइनस करेंगे तो इट कम्स 275। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया बैलेंस एज पर पास बुक। डन। अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, पासबुक से। अगर इसी को हम पासबुक से करेंगे तो कैसे करेंगे, अपोजिट हो जाएगा। कैसे, मैं क्वेश्चन को यहां से चालू करूंगा, कहां से चालू करूंगा, हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना लिखूंगा बोलो, 2,79,275। 2 कॉलम बना लिए हमने, प्लस एंड माइनस, डन। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वही, पर बैलेंस एज पर पासबुक कितना लिखूंगा बोलो, 275। ये प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि वो पॉजिटिव फिगर है। आपने कहा हमें कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू ज्यादा था, तो इसको हमने लिखा तो माइनस के कॉलम में है, पर एक्चुअली ये प्लस वैल्यू है। क्यों, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ज्यादा थी। तो बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो क्या करेंगे बताइए आप। अब देखिए, सोचिए, आप जरा सोचिए, आपने चेक बैंक में डाला पर वो क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा बैंक क्या है, अप या डाउन, बैंक डाउन है, तो कैश बुक क्या है, अप, तो ये प्लस में आएगा। तो 75,450। लॉजिकल है कि अब आपका टारगेट क्या है, जब हम पासबुक से चालू करते हैं तो टारगेट क्या हो जाएगा, कैश बुक। अच्छा, उसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सोचो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बताओ। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है तो मेरे बैंक से पैसा कट नहीं हुआ है, तो बैंक अप है, तो कैश बुक क्या है, डाउन, तो हम इसे माइनस में लिख देंगे 80,760। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस से बैंक क्या है, बैंक डाउन है तो कैश बुक क्या है, अप, तो हम इसे प्लस में लिखेंगे 1135। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, डायरेक्ट
डिपॉजिट बाय कस्टमर, बताइए क्या होगा। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया तो मेरा बैंक अप है, बैंक अप है तो कैश बुक डाउन है, तो माइनस में ले जाइए 135 200। कैश बुक डाउन या पासबुक डाउन? देखिए किसी कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया तो बैंक तो डेफिनेटली अप है, तो बैंक अप है तो कैश बुक क्या है, डाउन है। कैश बुक में तो पैसा आया नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है, भूल गए हम, तो हम क्या करें, हम भी माइनस करेंगे। तो वैसे माइनस नहीं कर रहा हूं, एक कागज में लिख के कर रहा हूं, जस्ट टू चेक वेदर बोथ आर करेक्ट और नॉट। वैसे हम बैंक में नहीं कर रहे हैं, ये हम एक पेपर में कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्या हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बताइए बैंक डाउन है, बैंक डाउन है तो कैश बुक क्या है, अप, दैट कम्स कितना 15400। नेक्स्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगर बैंक ने कलेक्ट किया है तो बैंक अप है, बैंक अप है तो कैश बुक क्या है, डाउन, तो माइनस में लिख देंगे। अब सुनिए, अब हमें क्या करना है, फिर वही सेम, अब मैं जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, करो भी जल्दी से टोटल, ये कैलकुलेटर ले लो, करो इसे, अच्छा करो करो। पहले मुझे प्लस का टोटल बताइए कितना है, और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि जब मैं पासबुक से चालू करूंगा तो टारगेट क्या रहेगा, कैश बुक। अगर यहां जब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक है, प्लस में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है तो भी प्लस में लिखना है, डेबिट बोल देंगे माइनस में, ओडी बोल देंगे तो माइनस में, बाकी टारगेट रिवर्स हो जाएगा। हाँ जी कितना, 371 260, इसी को यहां लिख देंगे 371 260। अब हम इनमें से लेस कीजिए इनको, 8760 और ये सब 371 260 में से माइनस कीजिए 8760 135 200 और 1000, बताओ कितना आ रहा है, नहीं नहीं है 154 300, यही आ रहा है, चेक करिए एक बार। हाँ जल्दी करो भाई, हाँ 154 300, तो ये क्या निकला, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये मुझे बताइए फेवरेबल है अनफेवरेबल है, पहले ये चेक कीजिए साइड कौन सा बड़ा है, प्लस का, तो प्लस का साइड बड़ा है, बैलेंस उधर निकला है, पर इसको फेवरेबल बोलेंगे। तो कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है, डेबिट। अच्छा यहां पे भी फेवरेबल निकला, पासबुक का फेवरेबल क्या होता है, क्रेडिट, तो ये कौन सा बैलेंस निकला, क्रेडिट। कैसे पता चला क्रेडिट है, क्योंकि ये देखो साइड कौन सा बड़ा है, प्लस साइड बड़ा है तो फेवरेबल है, चाहे दोनों केसेस में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर रिवाइज कराया, नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, क्लियर। फोटो लेना तो आप ले सकते हैं, डन, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को दो टॉपिक्स डिस्कस किए, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, दूसरा मैंने डिस्कस किया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा इसके कुछ रूल्स हैं रेक्टिफिकेशन के, अभी मैंने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स, बीआरएस, नाउ वी आर डिस्कसिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के रूल क्या हैं, अकाउंट शॉर्ट इन डेबिट विल बी debited, account short in credit will be credited। अगर डेबिट में शॉर्ट डेबिट, क्रेडिट में शॉर्ट क्रेडिट, अकाउंट एक्सेस इन डेबिट will be what, credited, and account excess in credit will be debited। क्लियर, ये रूल्स हैं इसके, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। करें स्टार्ट, आप नोट कर लीजिए या फोटो ले लीजिए, आगे चल रहे हैं।
डन। तो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीडली हमको रिकॉल करना है। आपको मेरे हिसाब से शायद याद भी होगा जो मैंने ये आपका एग्जांपल लिया है कई बार। क्रेडिट सेल टू अरुण, क्रेडिट सेल टू अरुण। तो क्रेडिट सेल टू अरुण है, तो राइट एंट्री हमें क्या लिखना है? सबसे पहले बनाना है राइट एंट्री, फिर हमें बनाना है रॉन्ग एंट्री, और फिर हमें बनाना है रेक्टिफाइड एंट्री। राइट एंट्री, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। अच्छा, जो रेक्टिफाइड एंट्री है उसको आप बाद में फेयर आउट कर सकते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री को बाद में फेयर आउट कर सकते हैं। सुनिएगा, और अगर टीचर कहते हैं कि इतना सफिशिएंट है तो इज ओके, बट अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको जर्नल एंट्री प्रॉपर बना के दिखानी है, तो जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी उसी को आपको फेयर करके लिखना है। आपको पता है ना जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। तो पर वो कौन सी वाली को लिखोगे आप? जल्दी बताइए, राइट को, रॉन्ग को, रेक्टिफाइड को, ठीक है। तो चलिए बताइए, ये हमने 7000 का सामान क्रेडिट सेल पे बेचा है, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? राइट, जल्दी बोलो फटाफट। व्हाट इज द राइट एंट्री फॉर क्रेडिट सेल टू अरुण? अरुण टू सेल्स, वेरी गुड। अरुण डेबिट टू सेल्स, ये हमारी राइट एंट्री है। कितना बोलो जल्दी से? 7000। और हमने क्या करा? नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। अब क्या करें? तो राइट एंट्री हमें पता है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री हुई ही नहीं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो जो राइट एंट्री होगी वही रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। तो क्या रेक्टिफाइड एंट्री? जल्दी बोलो। अरुण डेबिट टू सेल्स 7000। आपने कहा सर रूल कहां अप्लाई हुए वो भी बता दीजिए। देखिए, अरुण डेबिट में आना था, आया नहीं आया, तो अरुण डेबिट में शॉर्ट है, डेबिट में ही रहेगा। और सेल क्रेडिट में आया नहीं आया, तो जो चीज आनी हो और ना आए तो वो शॉर्ट है, तो वो क्रेडिट में शॉर्ट है, क्रेडिट रहेगा। तो इसका मतलब हमने रूल सीखा, अगर कोई हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की है तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, वही रेक्टिफाइड है। डन। नेक्स्ट, अगर हमने अरुण को सामान बेचा, क्रेडिट सेल टू अरुण, क्रेडिट सेल टू अरुण रुपीज 7000, रिकॉर्डेड रुपीज 700। तो राइट एंट्री क्या है? जल्दी बोलो। अरुण डेबिट टू सेल्स कितना? 7000। पर हमने क्या लिख दिया भाई? हमने अरुण टू सेल्स लिखा, अरुण डेबिट टू सेल्स पर कितना लिखा? 700। तो अरुण डेबिट में शॉर्ट है एक्सेस? जल्दी बोलो भाई, अरुण डेबिट में शॉर्ट है या एक्सेस है? और डेबिट में शॉर्ट डेबिट रहेगा, तो अरुण डेबिट पर कितने अमाउंट से? 6300। और सेल्स क्रेडिट में शॉर्ट है, तो क्रेडिट में से शॉर्ट है तो क्रेडिट ही रहेगा, टू सेल्स। कितना अमाउंट आएगा? 6300। तो ये मेरा आंसर है, रेक्टिफाइड एंट्री इज माय आंसर। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं क्रेडिट सेल टू अरुण रुपीज 7000, रिकॉर्डेड रुपीज 7200। अब क्या करें? व्हाट इज द राइट एंट्री? बोलो जल्दी बोलो भाई। अरुण डेबिट टू सेल्स। जो जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा समझो उतना ज्यादा सुन रहा है, समझ रहा है, और वो इसी क्लास में प्रेजेंट है। और अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है तो ही इज फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, याद रखिएगा। तो चलिए बताइए, अरुण टू सेल्स हमने किया, हमने कितना लिखा? अरुण डेबिट टू सेल्स, हमने कितना लिख दिया? 7200। तो अरुण डेबिट में शॉर्ट है एक्सेस? जल्दी बोलो। अगर डेबिट में एक्सेस है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू अरुण कितना अमाउंट? 200। भाई जितने से एक्सेस है वही तो लिखोगे। और सेल क्रेडिट में एक्सेस है कितने से? 200 से, तो 200 से सेल क्या हो जाएगा? डेबिट। रूल मैंने बताया, डेबिट में शॉर्ट डेबिट, क्रेडिट में शॉर्ट क्रेडिट।
डेबिट में एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट में एक्सेस डेबिट। तो सेल क्रेडिट में एक्सेस है तो सेल क्या हो जाएगा? डेबिट डेबिट कितना? 200 200। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे चलिए, अगला है क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इन परचेज बुक क्या करें बताओ? हमने तो भेजा था, हमने सोच लिया खरीदा है, तो राइट एंट्री क्या थी? बोलो जल्दी बोलो। अरुण डेबिट टू सेल्स। ये मैं रूल बता रहा हूं, ये नहीं कि यही ट्रांजेक्शन आने वाली एग्जाम में, ये रूल है। अरुण टू सेल 7,000, हमने क्या कर दिया? अब ये कोई नहीं बताएगा। हमने परचेज बुक में लिख दिया, परचेज माना, तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू अरुण। हमने क्या लिख दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। अब सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आसान है वैसे। आपको जाना था इस साइड 5 किलोमीटर्स और आप इस साइड चले गए 5 किलोमीटर्स, तो अब आपको वापस आना है, तो कितने किलोमीटर चलने वाले हो आप? वेरी गुड, करेक्ट आंसर, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। तो अब आप देखिए, अरुण को ढूंढिए। अरुण अरुण अरे सुनो सुनो, अरुण आना कहां था जल्दी बोलो? अरुण आना था डेबिट में। कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे यहां हुआ, अरुण आना था डेबिट में, चला गया बेचारा क्रेडिट में। तो राइट एंट्री के हिसाब से जहां अरुण है वहां आएगा। राइट एंट्री में कहां है अरुण? डेबिट आएगा, डेबिट में, तो अरुण डेबिट। और आपने कहा अगर अरुण क्रेडिट में होता तो राइट एंट्री में तो क्रेडिट में आता, तो आपको राइट एंट्री चेक करनी है। तो राइट एंट्री में अरुण डेबिट है तो डेबिट में लिखिए, कितना अमाउंट आएगा? 14,000। डबल हो जाएगा भाई, अभी इसीलिए मैंने क्वेश्चन वो पूछा था, क्योंकि आना था यहां, चला गया वहां, डबल हो जाएगा। सेल आना था कहां? क्रेडिट में। आया क्या? नहीं आया, तो जो सेल क्रेडिट में शॉर्ट है तो क्रेडिट ही रहेगा, तो टू सेल। वो 7 ही रहेगा भाई, वो थोड़ी डबल हुआ है, वो तो वहां आना था, आया नहीं, मतलब आप लिख दो, अब लिख दो। और ये परचेज जो है वो बिन बुलाया मेहमान है। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड ए वन पर्सन हु केम विदाउट इन्विटेशन। तो जो ये परचेज है, ये परचेज रिक्वायर्ड नहीं था। और परचेज जो रिक्वायर्ड नहीं था, देखो हमने तो बेचा था सामान, हमें परचेज लिखना ही नहीं था, तो परचेज जो है वो एक्सेस है, जो बिना बुलाया है एक्सेस, और जो आना हो और ना आए शॉर्ट। तो ये आना था, नहीं आया, शॉर्ट है, कहां है? क्रेडिट में, क्रेडिट ही रहेगा। परचेज डेबिट में आना था, नहीं आना ही नहीं था, बिना बुलाए आ गया, तो डेबिट में आया है, तो डेबिट में एक्सेस है, तो क्या हो जाएगा? अब कोई बच्चा कहता है कि सर अगर मैं टू परचेज और टू सेल लिख दूं, वो भी सही है, रहना टू में चाहिए। ठीक है, कितना समझ में आया भी? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, परचेज, सुनना जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण ₹7,000 बट रिकॉर्डेड इन सेल बुक, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब बोलो, तो राइट एंट्री क्या है? परचेज टू अरुण, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। और हमने क्या लिख दिया? हमने अरुण टू सेल लिख दिया, अरुण डेबिट टू सेल्स लिख दिया। अब सोचो अरुण कहां था? राइट एंट्री में, तो क्रेडिट में ही आएगा टू अरुण, और अमाउंट कितना हो जाएगा? क्लियर? अब देखते हैं परचेज, आना था नहीं आया, आना था नहीं आया, शॉर्ट है, डेबिट में शॉर्ट है, डेबिट ही रखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, डन। टॉक अबाउट सेल्स, बिन बुलाए मेहमान, सेल वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, पर आ गया, कहां आया? क्रेडिट में, क्रेडिट में एक्सेस है, तो क्या कर दोगे? तो सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना समझ में आया भी आप लोगों को? रिकॉल हुआ चैप्टर? तो ये रिकॉल हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट, अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी रुक जाओ,
परचेज फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज फर्नीचर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ₹2000। सुनिएगा, रिकॉर्डेड इन डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। तो राइट एंट्री क्या, जल्दी बोलिए, राइट एंट्री बोलो। हाँ, जब हम गुड़ खरीदते हैं, गुड़ जब हम खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होगा, गुड़ बेचते हैं तो सेल क्रेडिट होगा। पर हम यहाँ ने गुड़ नहीं खरीदा, हमने क्या खरीदा, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट। हमारी राइट एंट्री क्या थी, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने क्या कर दी, जल्दी बोलो भाई, हमने कर दी परचेज टू कैश। क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ये कर दी। अब क्या करें, बोलो। कैश सेम साइड सेम अमाउंट, सेम साइड सेम अमाउंट हमने लिख दिया तो वो कट हो जाएगा। कट का मतलब उसको हमें करेक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। जो कैश क्रेडिट में आना था, कैश क्रेडिट में आ गया, भूल जाओ। फर्नीचर डेबिट में आना था, आया क्या, नहीं आया, तो वो शॉर्ट है। तो जो सही है उसे वहीं रहने दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू, अब ये बिन बुलाए मेहमान, परचेज नॉट रिक्वायर्ड, तो वो डेबिट में एक्सेस है, तो क्या हो जाएगा, टू परचेज। कितना समझ में आया भी, जल्दी बोलो। तो ये टू साइडेड एरर्स हैं, कौन सी हैं, जहां दोनों साइड प्रॉब्लम आई, जहां दोनों साइड प्रॉब्लम आई, तो इसको टू साइडेड एरर्स बोलते हैं। आप जल्दी से नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। बोलो बोलो, ये लास्ट वाला देखो, कट इसलिए हुआ कि कैश आना कहां था, क्रेडिट में, आया कहां, करेक्ट क्यों करना है जब सही है तो। मैंने हटा दिया, मैंने कहा इसको करेक्ट नहीं करना, इसे हटाओ भाई, नॉट रिक्वायर्ड। सेम साइड सेम अमाउंट, साइड भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो हटा दो। अब फर्नीचर आना था डेबिट में, आया नहीं आया, तो वो शॉर्ट है, वो डेबिट ही रहेगा। और परचेज जो बिना बुलाए आ गया, रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो एक्सेस है। जो आना हो ना आए शॉर्ट, जो बिना बुलाए आ जाए एक्सेस, तो उसे रिवर्स कर दो। क्लियर। तो अब हमने जो अभी तक करा वो कौन सी साइड की एरर्स थी, टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड का मतलब दोनों साइड में समस्याएं थी, और आपको लास्ट वाली रेक्टिफाइड एंट्री को फेयर आउट करना है। ठीक है, आगे चलें। अब हम करेंगे वन साइडेड एरर्स। फोटो ले लिया था, नहीं ले लिया ना, ठीक है। तो एग्जाम्स नजदीक हैं, पहले राउंड में पास हो जाना, ठीक है। सेकंड राउंड में जो है वो टॉर्चर होता है, समझ लेना, स्कूल के साइड से भी, घर के साइड से भी, और फिर अपना मन भी खराब होता है। पहले राउंड में ही थोड़ा मेहनत कर लीजिए, और केवल अभी रूल जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया है, ऐसा नहीं है कि एक सफिशिएंट है, आपको क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करने चाहिए बुक से। ठीक है, मैंने तो रूल को रिवाइज कराया है। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लेते हैं वन साइडेड एरर्स का, सुनिए जरा ध्यान से। हाँ भी सुनो, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये है आपका वन साइडेड एरर्स के लिए। ठीक है, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। मेरे हिसाब से 3 ही चैप्टर हो पाएंगे, हाँ, पर फिर भी इतना काफी है। हाँ, डेप्थ फिर अगले लेक्चर में ले लेंगे, रेक्टिफाइड एरर्स तो कर लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए लिसन। तो पहला है परचेज बुक वाज अंडरकास्ट, परचेज बुक वाज अंडरकास्ट। परचेज बुक अंडरकास्ट है मतलब शॉर्ट है। अब ये कोई ट्रांजेक्शन है क्या, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहां राइट एंट्री क्या है बताना, रॉन्ग एंट्री क्या है, राइट एंट्री भी कोई नहीं है, रॉन्ग एंट्री भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है, इट्स नॉट ए ट्रांजेक्शन। पर रेक्टिफाइड एंट्री बनानी पड़ेगी। हाँ जी बताओ जल्दी से,
देखो सुनो, परचेज बुक अंडर कास्ट थी कितने से, ₹500। अब सुनिए, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी बोलिए। डेबिट होता है, ट्रायल बैलेंस में आपने सीखा है। तो परचेज डेबिट में क्या है, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मीन शॉर्ट। परचेज डेबिट में शॉर्ट है तो क्या रहेगा, डेबिट। अभी तो बताया, डेबिट में शॉर्ट डेबिट, क्रेडिट में शॉर्ट क्रेडिट, डेबिट में एक्सेस क्रेडिट, क्रेडिट में एक्सेस डेबिट। तो ये शॉर्ट है कहां, डेबिट में, डेबिट में शॉर्ट है, डेबिट ही रहेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू की जगह खाली रह गई तो टू सस्पेंस अकाउंट। कितना समझ में आया अभी, जो साइड खाली रह जाए वहां सस्पेंस लिखना है। और क्योंकि ये खाली रह गई है इसीलिए इसको वन साइडेड एरर भी कहते हैं। आपने सोचा होगा टू साइडेड एरर से तो वन साइडेड आसानी होगा, वन साइडेड टू साइडेड से थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि ये पहचानना मुश्किल है कि ये वन साइडेड है। आगे चलिए नेक्स्ट, सेल बुक ओवरकास्ट है। अब आप लोगों में हिम्मत है तो करके दिखाइए, सेल बुक ओवरकास्ट बताओ जल्दी से। सेल बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹, कोई तो बताओ, हिम्मत खत्म हो गई। सेल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट में ओवर है, ओवर मतलब एक्सेस है, क्रेडिट में एक्सेस है, क्या करें, डेबिट। तो सेल को क्या कर दीजिए, पहले राइट एंट्री कोई नहीं है, रेक्टिफाइड नहीं, राइट नहीं है, रॉन्ग नहीं है, हाँ रेक्टिफाइड क्या हुई बोलो जरा, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल क्यों डेबिट किया, क्योंकि सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है और क्रेडिट में एक्सेस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो नीचे खाली खाली जगह रहेगी तो क्या करोगे, ये बात ठीक है। क्यों, 100 हाँ ये गलत लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब द स्टूडेंट इज फिजिकली प्रेजेंट एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट, फिजिकली एंड मेंटली बोथ ही इज प्रेजेंट। ₹100। नेक्स्ट अगला है 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ₹620 received from Mohan, posted to the debit of his account। हाँ जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। अब ये ट्रांजैक्शन है और इसकी एंट्री भी बननी चाहिए, तो व्हाट इज द राइट एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, व्हाट इज द एंट्री, बस जनरल एंट्री भी गई, बस बेकार कर दिया। हाँ जी बोलो व्हाट इज द राइट एंट्री, मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, जर्नल एंट्री गई जर्नल एंट्री आज घर पे रिवाइज कीजिए। कैश टू मोहन, व्हाट इज द राइट एंट्री, कैश टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश टू मोहन। भाई मोहन से पैसा मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड मोहन इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, कैश टू मोहन। अच्छा मोहन को दिया होता तो मोहन टू कैश, मोहन से लिया तो कैश टू मोहन। कितना बोलो, 620, और हमने क्या कर दिया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट में डेबिट करा, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब कैश सही है। तो हमने क्या कर दिया, जल्दी बोलो, कैश अकाउंट डेबिट बोलो, और साथ में मोहन भी बेचारा डेबिट कर दिया, और टू में क्या लिखा, डैश। मतलब हमने रॉन्ग करते वक्त टू में कुछ लिखा ही नहीं। सुनिए ध्यान से भाई, आप समझो, देखो जब तक आप देखिए लिसन, जब तक आप अटेंशन नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो टॉपिक है हर किसी को समझ में आता नहीं है, सुनेंगे समझेंगे, मैं किस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूं तभी समझ में आएगा। मैंने बोला है कि हमने 620 रिसीट फ्रॉम मोहन है, पर हमने क्या करा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। तो इसका मतलब जो मिस्टेक हुई है वो केवल हिज अकाउंट में हुई है, कैश में नहीं हुई है। तो हमने कैश को वहीं रखा जहां था, राइट एंट्री में कैश डेबिट है, मैंने भी डेबिट रखा, पर मैंने मोहन को क्या कर दिया, डेबिट। टू में क्या है, कुछ नहीं है, तो अब कैश से कैश कट हो जाएगा। अब आप बोलिए क्यों कट हो गया, जल्दी बोलो। सेम साइड सेम अमाउंट, कट हो गया, मतलब हमें कैश को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मोहन आना कहां था, चला कहां गया, तो अभी मैंने वो बोला था ना कि लेफ्ट में जाना था, राइट में चला गया, तो क्या करें अब, आने राइट एंट्री में मोहन कहां है, क्रेडिट, तो टू मोहन ही होगा, टू मोहन, पर अमाउंट कितना हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा,
कितना क्लियर हुआ जी? जल्दी बोलो भाई। नेक्स्ट अगला है टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट, टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ, या बी लिख दो, बीज अकाउंट, बीज अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय ₹900। बताइए क्या करेंगे? बी का अकाउंट क्रेडिट में ओवर लिख दिया, तो ना तो राइट एंट्री की जरूरत है ना रॉन्ग एंट्री की जरूरत है, कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है। बी को हमने क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट में एक्सेस कर दिया मैंने बी को, तो बी क्या हो जाएगा? डेबिट। बीज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। कितना बोलो? 900। क्यों 900 रुपए से ज्यादा लिखा? 900 लिख दीजिए बस। कितना क्लियर हुआ भी बोलो? बताओ भी, जल्दी बताओ। ये वाली, इसकी राइट एंट्री बताओ क्या है? कैश टू मोहन, और हमने हिज अकाउंट में डेबिट कर दिया। हिज अकाउंट में बार बार प्रेशर कर रहा हूं, उस पॉइंट पे प्रेशर कर रहा हूं, क्या? हिज अकाउंट में मिस्टेक है, तो हिज अकाउंट में मिस्टेक है, तो हमने क्या करा? हमने मोहन को डेबिट कर दिया। मोहन आना था क्रेडिट में, डेबिट कर दिया, तो टू में हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो अब क्या करें? कैश तो कट हो जाएगा क्योंकि कैश सही है, तो मोहन आना था क्रेडिट में, चला गया डेबिट में, तो राइट एंट्री मोहन का है क्रेडिट में, तो वो क्रेडिट ही रहेगा, ऊपर सस्पेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए भी, अगला है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ₹282 allowed to customer has been credited to credited to his account 228। सोचो अब जरा जल्दी से बताओ मुझे, राइट एंट्री बोलो, कौन बताएगा? डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। में डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, खर्चे से हमारे डेटर घट गए, तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर कितना? 282। हमने क्या किया जल्दी बोलो? हैज बीन, अगेन वही, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, वही सेम देखो, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बोलो। हमने क्या करा? इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड में कोई मिस्टेक नहीं है। हिज अकाउंट, हमारे हिज अकाउंट में दिक्कत है, हिज मतलब उसके अकाउंट में, तो डिस्काउंट अलाउड में उतना ही रहेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 282। और हमने क्या कर दिया? हाँ, हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया टू कस्टमर को क्रेडिट ही किया है, पर कितना किया है? 228। क्या कर दिया? 228। अब डिस्काउंट अलाउड सेम साइड सेम अमाउंट हटा दीजिए। क्यों हटाया बताओ? सेम साइड सेम अमाउंट छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। अब क्या करें बताओ? कस्टमर आना था 282 से, आया 228 से, शॉर्ट है एक्सेस है? तो शॉर्ट है तो वो रहेगा क्रेडिट में ही, पर आएगा डिफरेंस से, कितना? 54। तो क्या एंट्री बनेगी बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कितना अमाउंट? करेक्ट। क्लियर भी? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, 282 आना था, 228 तो आ गया, तो कितना और आएगा? नेक्स्ट कितना रिकॉल हो रहा है अभी? एंड नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू कृष्णा, गुड्स रिटर्न टू कृष्णा ₹1000 entered in the return book, entered in
रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। सोचिए अब जरा, बताओ क्या करेंगे। गुड्स रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम होता है सेल रिटर्न, रिटर्न टू जब हम वापस करते हैं तो होता है परचेज रिटर्न। परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो राइट एंट्री क्या बोलो, कृष्णा डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 1000। ये हमारी राइट एंट्री थी। दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, हमने रिटर्न बुक में तो लिख दिया, हमने टू परचेज रिटर्न तो लिख दिया, टू परचेज रिटर्न तो हमने लिख दिया, बट हमने उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया। क्या करें बताओ। हाँ जी बोलो जल्दी से, क्या होगा। परचेज रिटर्न से परचेज रिटर्न कट, क्यों कट हुआ बोलो, सेम साइड सेम अमाउंट। और कृष्णा डेबिट में आना था, नहीं आया, वो शॉर्ट है, तो कृष्णा वहीं रहेगा जहां आना था। कृष्णा डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। हाँ जी कितना क्लियर हो बोलिए। तो इस तरीके से आपको, अब यहां पे एक पॉइंट आता है, कई बार वो कहते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाइए। तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे, जैसे यहां पे हमने सस्पेंस की काफी सारी रेक्टिफाइड एंट्री बनाई है, तो सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे जल्दी बोलिए। पहले इसका फोटो ले लीजिए आप लोग, मैं आपको बताता हूं हाउ टू मेक द सस्पेंस अकाउंट हियर। ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसका सस्पेंस अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि कई बार सस्पेंस अकाउंट पूछा जाता है। लेजर है और क्लास 12th में लेजर बहुत ज्यादा आएगा, तो प्लीज फोकस। आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया, तो जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो वो एंट्रीज देखिए जहां सस्पेंस आया, परचेज टू सस्पेंस। जब टू सस्पेंस है तो क्या लिखोगे, बाय परचेज, कितना अमाउंट, आपका लेजर भी रिकॉल हो जाएगा। सेल्स टू सस्पेंस क्या लिखोगे, बाय सेल्स, कितना 100। नेक्स्ट आगे बोलिए। सस्पेंस टू मोहन, तो क्या लिखोगे बोलो, टू मोहन, कितना अमाउंट 1240। नेक्स्ट अगला है बी टू सस्पेंस, तो क्या लिखोगे, भाई एक ही बच्चा बोल रहा है, सोच लो लेजर नहीं आता इसका मतलब आप लोगों को। बाय बी कितना 900। नेक्स्ट आप बताओ भी, आप लोगों में से कोई बताएगा, इधर से कोई नहीं बोलेगा। सस्पेंस टू कस्टमर क्या लिखोगे, गलत। जब जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसका उल्टा बोलते हैं। आप क्या बना रहे हो, सस्पेंस, तो सस्पेंस ऑलरेडी ऊपर है, तो आपको टू कस्टमर लिखना है। क्या लिखना है, 54। लेजर रिवाइज कर लीजिएगा भैया, 54। नेक्स्ट अब यहाँ पे कृष्णा टू सस्पेंस है, सस्पेंस ऑलरेडी खुद टू में है, तो आपको टू नहीं लिखना, क्या लिखना है, बाय। आपको ये लिखना है अकाउंट किसका बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं सस्पेंस, सस्पेंस बेचारा खुद टू में बैठा है, तो आपको बाय लिखना है, बाय कृष्णा, कितना अमाउंट 1000। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है आपको, आई थिंक यही बड़ा है। कितना आ गया ये 2500, 2500 यहां लिख दीजिए 2500, और 2500 में से इनको माइनस करो जल्दी से भी, तो यहाँ टू डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, ये जो आएगा कितना है 1206। ये क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होता है, ये चीज गिवन होती है, तो आप इसको पहले लिख के चालू करोगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप निकाल दीजिएगा जैसे मैंने निकाली। डन। तो इस तरीके से हम इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।